हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को और डिस्कस करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए 1808 में क्या हुआ था कि डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी में उन्होंने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स बताए थे, उन्हीं पॉइंट्स को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की कि फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने क्या कहा था। देखिए फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने ये बताया था कि मैटर जो होता है, मैटर जो होता है वो बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और उन्होंने उस स्मॉलर पार्टिकल्स को नाम दिया एटम का। इनका कहना था कि मैटर जो होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है, और वो पार्टिकल्स जो होते हैं वही क्या होते हैं, एक्चुअल में एटम होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने ये बताया था। अब हम लोग देखते हैं कि इन्होंने अपने सेकंड पॉइंट में क्या बताया था। इन्होंने अपने सेकंड पॉइंट में ये बताया था कि यदि हम लोग क्या करें कि किसी एक एलिमेंट को देखें तो हमें पता है कि कोई भी एक एलिमेंट जो होता है वो बहुत सारे आइडेंटिकल एटम्स से मिलकर के बना होता है। ये हमें हमारे प्रेजेंट नॉलेज के हिसाब से पता है। लेकिन इन्होंने अपने सेकंड पॉइंट में क्या कहा था, अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। इन्होंने अपने सेकंड पॉइंट में ये कहा था कि अगर हम लोग क्या करें, किसी एक एलिमेंट को देखें तो उस एलिमेंट में जितने भी उसके एटम्स होते हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल होने का क्या मतलब है, उन्होंने ये बोला था कि किसी एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर गोल्ड ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग गोल्ड एलिमेंट को लें तो हमें पता है कि गोल्ड जो है वो बहुत सारे गोल्ड एटम्स से मिलकर के बना है। गोल्ड एलिमेंट जो है हमारा वो बहुत सारे गोल्ड एटम्स से मिलकर के बना है ना। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि किसी एलिमेंट के अंदर उसके जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं। किसी एक एलिमेंट के सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, उन सबका मास, उनका शेप, उनका साइज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम होती है, ठीक है। ये बोला था इन्होंने अपने सेकेंड पॉइंट में। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे थर्ड पॉइंट में। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इन्होंने थर्ड पॉइंट में क्या बताया था। इन्होंने अपने थर्ड पॉइंट में ये बताया था कि अगर हम लोग क्या करें, दो डिफरेंट एलिमेंट को, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंट ले रहे हैं गोल्ड और एक एलिमेंट ले रहे हैं सिल्वर, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था अपने थर्ड पॉइंट में, इन्होंने ये बोला था कि अगर हम लोग क्या करें, दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स को आपस में कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इनका ये कहना था कि गोल्ड के जो एटम्स हैं उनका शेप, साइज, मास, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज वो अलग होगी, और जो सिल्वर के आपके एटम्स होंगे, सिल्वर एलिमेंट के अंदर जो भी एटम होंगे उनके सारे उन सबके अपने शेप, साइज, उनका मास, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ये सब सेम होगी। फिर से बात को समझिए, इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने ये कहा, जैसे कि इन्होंने सेकेंड पॉइंट में ये कहा कि एक एलिमेंट के अंदर जो भी एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। फिर उन्होंने थर्ड पॉइंट में ये बोला कि अगर आप क्या करिए, दो एलिमेंट के एटम्स को आपस में कंपेयर करिए तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स की प्रॉपर्टीज जो होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। अलग अलग एटम्स जो होते हैं एक दूसरे से, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब देखिए ये जो गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। इन्होंने अपने टाइम पर गोल्ड और सिल्वर नहीं बोला था, उन्होंने बस डायरेक्टली अपना स्टेटमेंट दिया था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, शेप, साइज, मास एंड प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे फोर्थ पॉइंट में। अब हम लोग ये देखते हैं कि इन्होंने फोर्थ पॉइंट में क्या कहा था। इन्होंने अपने फोर्थ पॉइंट में ये बताया था
कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, दो केमिकल का आपस में रिएक्शन कराते हैं। अब देखिए, मैं केमिकल वर्ड बोल रही हूँ, इन्होंने मैटर वर्ड बोला था। इन्होंने ये बोला था कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से अधिक मैटर्स का आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उन सारे मैटर्स के जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि एटम्स जो होते हैं, वो आपस में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग अभी के नॉलेज के हिसाब से भी जानते हैं कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, दो या दो से अधिक केमिकल का आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में एक्चुअल में एटम्स ही तो आपस में रिएक्ट करते हैं ना। तो यही बात इन्होंने अपनी थ्योरी में उस टाइम भी बताई थी। इन्होंने ये अपने फोर्थ पॉइंट में ये बताया था कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, मैटर्स का आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो एक्चुअल में मैटर्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एटम्स होता है, वो आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे पॉइंट नंबर 5 में, और हम लोग ये देखते हैं कि इन्होंने हम अपने 5th पॉइंट में क्या कहा था। देखिए, अब इनके 5th पॉइंट को मुझे समझाने के लिए पहले मुझे अपने अभी का जो हमारा नॉलेज है उसके हिसाब से एक छोटा सा बेसिक पॉइंट बताना होगा। देन हम लोग चलेंगे इनके 5th पॉइंट में कि इन्होंने अपने 5th पॉइंट में क्या बताया था। देखिए, जैसा कि अभी हमें पता है कि जब भी क्या होते हैं, दो या दो से अधिक एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, है ना। अब वो चाहे एटम एक ही टाइप के हो, मतलब एक ही एलिमेंट के हो, या अलग अलग एलिमेंट के हो, है ना। अब चाहे दो हाइड्रोजन आपस में जुड़े तब भी मॉलिक्यूल बनेगा, अब चाहे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े तब भी मॉलिक्यूल बनेगा, है ना। तो ये हमें पता है कि जब भी क्या होता है, एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये हमारी अभी के नॉलेज के हिसाब से बात हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग इनके पॉइंट में कि इन्होंने अपने 5th पॉइंट में क्या बताया था। तो इन्होंने अपने 5th पॉइंट में ये बताया था कि जब भी क्या होता है, चाहे सेम एलिमेंट के या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, तो फॉर्मेशन होता है कंपाउंड एटम का। देखिए, प्रेजेंट टाइम में जिसे हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं, इन्होंने अपने टाइम पर उसे कंपाउंड एटम बोला था। अभी हम लोग ये जानते हैं ना कि जब भी दो या दो से अधिक एटम्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इन्होंने उस टाइम पर 1808 में, जब इन्होंने 1808 में चूंकि ये थ्योरी दी थी, तो उस वक्त की नॉलेज के हिसाब से इन्होंने अपना ये बताया था कि जब भी क्या होते हैं, दो या दो से अधिक एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, तो वो कंपाउंड एटम का फॉर्मेशन करते हैं। अब वो चाहे एटम्स सेम एलिमेंट के हो या डिफरेंट एलिमेंट्स के हो। ठीक है, इन्होंने अपने 5th पॉइंट में ये बताया था। अब आ जाते हैं हम लोग इनके 6th पॉइंट में कि इन्होंने अपने 6th पॉइंट में क्या बताया था। तो इन्होंने अपने 6th पॉइंट में ये बताया था कि जब भी क्या होता है कि एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल वर्ड बोल रही हूँ, मॉलिक्यूल मैंने लिखा है, लेकिन इन्होंने मॉलिक्यूल वर्ड नहीं बोला था, इन्होंने कंपाउंड एटम वर्ड बोला था। ठीक है, तो फिलहाल अब समझिएगा कि इन्होंने 6th पॉइंट में बोला क्या था। इन्होंने अपने 6th पॉइंट में ये बोला था कि जब भी क्या होते हैं कि एटम्स जो होते हैं कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि कंपाउंड एटम का जब फॉर्मेशन करते हैं, तो उस दौरान ये देखने को मिलता है कि एटम्स एक सिंपल रेशियो में, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में ही जुड़ते हैं। ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो में ही जुड़ते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे पॉइंट नंबर 7 में कि इन्होंने अपने पॉइंट नंबर 7 में क्या कहा था। देखिए, ये सारी जो बातें हो रही हैं, ये सिर्फ इनकी थ्योरी के हिसाब से, और इनकी थ्योरी बहुत पुरानी है, 1808 की है। तो उस वक्त उनके पास जो नॉलेज था उसके हिसाब से उन्होंने ये सारी बातें बताई थी। तो अभी जो हम लोग जानते हैं उससे कंपेयर मत कीजिएगा इसको, इन सारे पॉइंट्स को आप इनके उस वक्त के नॉलेज के हिसाब से जानते रहिएगा। ठीक है, तो अब देखिए इनका लास्ट पॉइंट क्या था। इनका लास्ट पॉइंट ये था कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इनका ये कहना था कि एटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।